भारत हाई स्टार स्टफ, सेव मोर, सर्व मोर। बजट पर चल रही हमारी स्पेशल सीरीज 24 का बजट के दूसरे एपिसोड में स्वागत है आपका। मैं हूं उपासना और बजट की कहानी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आज़ादी मिलने के बाद पेश हुए देश के पहले बजट के बारे में। Brought to you by BPCL, भारत हाई स्टार कुकिंग स्टोव। पहले बजट की जानकारी जुटाने के लिए किताबों के पन्ने पलटाएं या फिर गूगल के वेब पेजेस खंगालें। ज्यादातर जगहों पर एक ही नाम मिलता है, आर.के. शनमुखम चेट्टी। शनमुखम ने भारत सरकार का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया था, मगर कई जगहों पर भारत के पहले बजट प्रेजेंटर के तौर पर मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान का नाम भी आता है। जी हाँ, वही लियाकत अली खान जो बाद में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। फिर सवाल उठा कि पहला बजट आखिर पेश किसने किया था, लियाकत अली खान ने या फिर शनमुखम चेट्टी ने। इस गुत्थी को भी सुलझाया हमने तो हुआ कुछ यूं था कि लियाकत अली खान ने यकीनन पहला बजट पेश किया था, मगर वो अंतरिम सरकार का एक अंतरिम बजट था। अब यहाँ पर अंतरिम का मतलब बता देते हैं। होता यह है कि किसी स्थायी व्यवस्था के आने तक कामकाज संभालने के लिए जो एक अस्थायी व्यवस्था बनाई जाती है उसे ही अंतरिम व्यवस्था कहते हैं। और इसी तरह से अंतरिम सरकार का मतलब हुआ स्थायी सरकार के आने से पहले उसके कामकाज को संभालने के लिए एक अस्थायी सरकार। दरअसल अंग्रेज हुकूमत जाने वाली थी और आज़ाद देश की कमान भारतीय सरकार के हाथों आने वाली थी। सत्ता हस्तांतरण का कामकाज जब तक हो तब तक उतने समय के लिए 2 सितंबर 1946 को एक अल्पकालीन सरकार बना दी गई, ताकि जरूरी काम होते रहें और सत्ता हस्तांतरण का काम भी तेजी से हो, किसी भी तरह के काम में कोई बाधा ना आए। तो ये हो गया अंतरिम सरकार का मसला। ऐसा ही हिसाब किताब अंतरिम बजट का भी है। सरकार भले ही अस्थायी हो मगर खर्चे तो बने रहेंगे, उसके लिए भी इंतजाम करना पड़ेगा। इसलिए इस तरह के खर्चों को निकालने के लिए बनाया जाता है अस्थायी बजट और इसे नाम दिया गया अंतरिम बजट। दरअसल सरकार जो बजट पेश करती है वो अप्रैल से मार्च के लिए होता है, उसे हम वित्त वर्ष कहते हैं। इसलिए मार्च खत्म होने से पहले ही फरवरी में अगले वित्त वर्ष का बजट पेश कर दिया जाता है। अब इस साल 2024 में चुनाव होने हैं, इसलिए पूरा बजट नई सरकार आने के बाद ही पेश होगा। तो नई सरकार के आने तक देश के खर्चों को इस बार मैनेज करने के लिए पेश किया जाएगा अंतरिम बजट, ताकि जरूरी कार्य ना रुकें। अब जैसे ही अंतरिम बजट की बात होती है, वोट ऑन अकाउंट का नाम भी लिया जाने लगता है। ज्यादातर लोगों के बीच धारणा है कि अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट एक ही चीज है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो गंगाधर ही शक्तिमान की तरह लोग समझते हैं कि अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट भी एक ही हैं, मगर दोनों करण और अर्जुन की तरह, माने साथ में जिक्र जरूर आता है लेकिन दोनों हैं बिल्कुल जुदा। अब जैसे इस साल 2024 में चुनाव होने हैं, ऐसे में सरकार के पास 2 विकल्प हैं। या तो सरकार 1 फरवरी को अंतरिम बजट ला सकती है या फिर वोट ऑन अकाउंट। अंतरिम बजट में पूर्णकालिक बजट की तरह ही सरकार की माली हालत, उसके खर्चे, कमाई, वित्तीय घाटे, इन सभी चीजों की डिटेल्ड जानकारी होती है, बल्कि पूरे वित्त वर्ष का एस्टिमेट दिया जाता है। लोकसभा में चर्चा भी होती है। तो फिर वोट ऑन अकाउंट क्या है, बताते हैं। वोट ऑन अकाउंट संविधान के अनुच्छेद 116 में वोट ऑन अकाउंट की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था भारत के राजकोष यानी कंसोलिडेटेड फंड से केंद्र सरकार को एडवांस में एक अनुदान यानी ग्रांट मुहैया कराने का प्रावधान करती है। यह अनुदान नए वित्तीय वर्ष से लेकर नई सरकार के बनने तक, उसके कामकाज संभालने तक, सरकारी कामकाज चलाने में काम आता है। ये पैसे सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य सरकारी स्कीमों और तमाम अन्य सरकारी कामों के लिए होते हैं। आमतौर पर वोट ऑन अकाउंट 2 महीने के अंतराल के लिए पेश होता है, मगर जरूरत के हिसाब से इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। इसके बाद होते हैं चुनाव। अब अगर दोबारा वही सरकार आती है तो उसके पास 2 विकल्प होते हैं। या तो वो अंतरिम बजट को ही पूर्णकालिक बजट मानकर आगे काम करे या फिर पूरी तरह से एक नया पूर्णकालिक बजट पेश करे। ये फैसला पूरी तरह नई सरकार के हाथ में होता है। ये हो गया अंतरिम बजट और अंतरिम सरकार का हिसाब किताब। हम वापस लौटते हैं अपने आजादी के बाद वाले बजट की ओर। वैसे आजाद भारत के लिए आर.के. शनमुखम चेट्टी का पहला बजट भी पूर्णकालिक बजट नहीं था, क्योंकि ये भी सिर्फ 7 महीने से कुछ ज्यादा समय के लिए ही था। अपने अगले बजट में खुद शनमुखम चेट्टी ने पिछले बजट को अंतरिम कहा था। शनमुखम के इस पहले बजट में किसी नए टैक्स का प्रावधान नहीं था।
इसमें यह भी फैसला लिया गया कि जब तक पाकिस्तान के नोट छपने शुरू नहीं हो जाते तब तक वो भारत की मुद्रा का इस्तेमाल कर सकता है। पर अब वक्त बीतने के साथ शनमुखम की विदाई भी करीब आ रही थी और इसका कारण बनी नेहरू के साथ उनकी अदावत। शनमुखम को लेकर नेहरू को लगता था कि कोयम्बटूर की एक मिल के मुद्दे पर वो कुछ ज्यादा ही पर्सनल इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इस बारे में नेहरू ने जब शनमुखम से पूछा तो देश के पहले वित्त मंत्री नेहरू के मंत्रिमंडल को इसलिए छोड़कर चल दिए कि उनके चरित्र पर कैसे उंगली उठाई गई। शनमुखम के इस्तीफे के बाद क्षितिश चंद्र नियोगी ने 1950 में भारत के दूसरे वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने महज 35 दिनों के लिए पद संभाला और फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कांग्रेस छोड़कर चल दिए। यूं तो उन्हें बजट पेश करने का मौका नहीं मिला, वो और बाद में हेमवंती नंदन बहुगुणा ऐसे 2 वित्त मंत्री हुए हैं जिन्हें बजट पेश करने का मौका नहीं मिला। जॉन मथाई आजाद देश के पहले रेल मंत्री थे। क्षितिश के बाद वो वित्त मंत्री बने। 1950 में उन्होंने गणतांत्रिक देश का पहला वित्त बजट पेश किया था। हालांकि योजना आयोग के वित्त मंत्रालय में बढ़ते दखल के चलते उन्होंने इस बजट को पेश करने के कुछ ही महीनों बाद इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद आरबीआई के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख को वित्त मंत्री बनाया गया। उन्होंने 1952 में पहली बार देश के नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकार के बजट को पेश किया था। आपने अभी बैक टू बैक इस्तीफे की कहानियां सुनी होंगी। आजादी के पूरे 2-3 दशकों तक वित्त मंत्रियों के इस्तीफे का दौर चलता रहा था। अगले एपिसोड में हम इन्हीं इस्तीफों के पीछे की कहानियों को सुनाएंगे। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए अब द लल्लन टॉप। शुक्रिया।